Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of August 2020. 18 अगस्त 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू गेट द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. Those who want to join for the UPSC mains test series they can also get that from the links given in the description comment section below. CSAT चैनल की भी लिंक नीचे दी हुई है, तो आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द CSAT एज वेल. तो आप वहां से वो पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं. दे विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू इन द अपकमिंग UPSC एग्जामिनेशन. ओके, so let's start with the questions first. पहला आज का क्वेश्चन देखते हैं. Gamosa is a traditional textile which recently got the geographical indication tag is famous for which of the following states? Options are A Assam, B Meghalaya, C Tamil Nadu या D Arunachal Pradesh. Question number 2 is Sangai festival which was in news recently celebrated in. Sangai festival इनमें से कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? Options are A मिजोरम, B मेघालय, C Assam and D मणिपुर. Question number 3 is related to your बोडोज. तो स्टेटमेंट दिए हैं बोडोज के रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन त्रिपुरा. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लेन ट्राइबल्स इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Which of the following statements are correct? One only, two only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to attempt these questions in the comment section below. आगे हम देखते हैं आज क्या क्या न्यूज आइटम्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फर्स्ट पेज. पहले हम फ्रंट पेज देखते हैं. पहली जो न्यूज है वह सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कंटेक्स्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट जजेस. अब जजेस के अगेंस्ट अगर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं तो उसका क्या एक्सटेंट हो सकता है या कितना किस कंटेक्स्ट में वो चीज हो सकती है, ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट अपने एक जजमेंट में चेक करेगी. तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन. दे हैव डिसाइडेड टू लॉन्च अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन इनटू द सर्कमस्टेंसेस which and under which a person can make public allegations of corruption against a judiciary. मतलब कोई व्यक्ति अगर चाहे तो पब्लिकली कब किसी जुडिशियल मेंबर या जुडिशरी के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगा सकती है, किस एक्सटेंट तक लगा सकती है, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी अंडर दिस रिव्यू. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू टेक अ डिटेल्ड लुक ऑन दीज इश्यूज. क्या इश्यूज हैं? पहला है इफ स्टेटमेंट ऑन जुडिशियल करप्शन आर मेड इन पब्लिक अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दे कैन बी मेड. पहली चीज तो ये अगर पब्लिकली कोई व्यक्ति जुडिशियल करप्शन के बारे में बात कर रहा है तो किस सर्कमस्टेंस में वो बात कर सकता है, अंडर विच सर्कमस्टेंस दैट स्टेटमेंट अगेंस्ट जुडिशियल करप्शन कैन बी मेड. पहली चीज तो ये देखेगी. दूसरी चीज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इफ सच स्टेटमेंट ऑफ करप्शन. अगर वो करप्शन के स्टेटमेंट पब्लिक कर रहा है तो अगर पब्लिक में किसी रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के अगेंस्ट वो करप्शन के चार्जेस लगा रहा है तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. दिस इज द सेकंड थिंग व्हिच द जुडिशरी इज सीइंग. थर्ड थिंग इज दैट व्हेन सम मैटर इज सब जुडिस, मतलब कि अगर कोई मैटर अभी भी जुडिशरी में है और उसमें कोई भी जजमेंट जुडिशरी ने नहीं दिया है तो वो सब जुडिस अगर केस है, देन टू व्हाट एक्सटेंट कैन द मैटर बी आर्ग्यूड थ्रू द मीडिया और अनदर मोड. तो कितना उस मैटर को डिस्कस किया जा सकता है इन द मीडिया और थ्रू एनी अदर मोड. ये 3 चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी सीइंग दीज 3 थिंग्स इन दिस डिटेल जजमेंट. इसको आप याद रखिएगा, ठीक है. आगे जो सेकंड न्यूज है वो है नीट एंड जेई वुड नॉट बी पोस्टपोन्ड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो एग्जामिनेशन है, चाहे कि नीट हो, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपके मेडिकल उसके लिए होता है, सो दैट फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड सेकंड इज दैट जेई जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये जो एग्जामिनेशन है अब ये पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये एग्जामिनेशन सब पोस्टपोन नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 एक साल और चलता है, कोविड-20, कोविड-21 ये ऐसा हो जाएगा तो क्या आप और साल वेट करोगे? क्या 2-3 साल तक वेट करते रहोगे? तो दे सेड दैट कि अगर हम ओपन कर रहे हैं, हम कोर्ट में आके बैठ रहे हैं, तो फिर आप जाके एग्जाम क्यों नहीं ले सकते? तो दिस इज द थिंग व्हिच सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एंड अंडर दिस प्रिटेक्स्ट दे हैव सेड दैट एनईईटी, नीट एंड जेईई वोंट बी पोस्टपोन्ड. अब ये पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना. अब जो पहली न्यूज हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ऑलरेडी जस्टिस वर्मा ने 1992 में जब वी रामास्वामी को रिमूव करने का प्रोसीजर चालू हुआ था, उस समय कुछ जजमेंट में उन्होंने प्रोसीजर ले डाउन किया था टू डील विद द एलिगेशंस अगेंस्ट अ सिटिंग जज. अगर कोई सिटिंग जज है तो उसके अगेंस्ट अगर एलिगेशन
लगते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा था जस्टिस वर्मा ने, द जज हैड टू बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर एन इंक्वायरी कमिटी फॉर्म्ड अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जिसके सामने एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस जज को जिसके अगेंस्ट वो एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है ना। अ फेयर अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन to that judge against whom the inquiry has been started, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। The judgment had limited the inquiry process against the judge to be done within a tight and limited circle of high judicial functionaries, okay। तो high judicial functionaries के सामने ही बेसिकली ये थोड़ा लिमिटेड प्रोसेस रहेगी। जजमेंट हैड लिमिटेड द इंक्वायरी प्रोसेस, तो जो इंक्वायरी प्रोसेस है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। देन द सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें बेसिकली जो एम है वो एम ये है कि जो दूसरी बॉडीज है उनका जो रोल है उसको लिमिटेड रखना है, ओके। द रोल हैज टू बी लिमिटेड, द रोल ऑफ दिस हैज टू बी लिमिटेड, ओके। जो बॉडीज है उनको उनका इंटरफियरेंस लिमिटेड रखना है, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या आगे है। ये सब बेसिकली क्यों आया है न्यूज में, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है उसके बाद से ये न्यूज में आना शुरू हो गया। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, उसमें ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया, तो इसको आप याद रखिएगा। IIT दिल्ली सेट्स गोल फॉर 2030, रिलीजेस द विजन डॉक्यूमेंट। तो IIT दिल्ली ने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, 60 साल हो गए हैं IIT दिल्ली को पूरा हुआ है। अब मैं इसको क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 4-5 चीजें हैं जिसमें IIT दिल्ली ने कहा है कि वो फोकस करेंगे। एक्चुअली ये जो 5 एस्पिरेशंस IIT दिल्ली ने सेट किए हैं, यही 5 एस्पिरेशन किसी भी हायर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के होने चाहिए। तो अगर आपसे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिखना होता है इसके बारे में, या आपको लिखना पड़ जाए कि क्या आप चेंजेस करना चाहते हैं, सारी चीजें, तो आप इन्हीं 5 चीजों को मेंशन करिएगा। इन 5 चीजों को एटलीस्ट आप मेंशन कर सकते हैं। तो IIT दिल्ली said that it has set 5 aspirations for 2030 which include, पहला है drive research excellence। First thing is that they want to drive the research excellence. Second thing is that they want to enhance the educational experience, and third thing is that they want to increase the employability. Fourth is attain global competitiveness in selective technology areas. Fifth is sustain global leadership in entrepreneurship and contribute to society and the country. तो ये बेसिकली एम या एस्पिरेशंस होने चाहिए किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, किसी भी एक यूनिवर्सिटी का। तो वही चीजें आपको यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं वही चीजें आप कभी भी आंसर राइटिंग करें तो उसमें जरूर ये चीजें मेंशन करें। पहली क्या, ड्राइव रिसर्च एक्सीलेंस। सेकंड, इनहैंस एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये दूसरा था। थर्ड है अटेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन सेलेक्ट टेक्नोलॉजी एरियाज, तीसरा। फोर्थ, सस्टेन ग्लोबल लीडरशिप इन एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा। एंड फिफ्थ जो है कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड द कंट्री, ये 5वां, ठीक है ना, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। एनजीटी टेल्स स्टेट टू मॉनिटर गंगा रिजुविनेशन। तो गंगा रिजुविनेशन के लिए एनजीटी ने स्टेट को कहा आप मॉनिटर करिए। एक क्वेश्चन तो इसमें यूपीएससी पूछ सकता है, जो उसने पूछा भी हुआ है ऑलरेडी, कि कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू गंगा पास होती है। तो गंगा अगर पास होती है, अगर पूछा जाए तो 11 स्टेट्स है जहां से गंगा पास होती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान, पांचवा है हरियाणा, छठवां है हिमाचल प्रदेश, सातवां है छत्तीसगढ़, आठवां है झारखंड, देन नौवां है बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। दीज आर द 11 स्टेट्स जिनके थ्रू गंगा बेसिन, जो ये बेसिन जो 11 स्टेट्स है जिनका बेसिन कवर करता है। ओके, ये 11 स्टेट्स के बेसिन को कवर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, याद रखिएगा। तो एनजीटी जो है बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। आप सबको पता है कि एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के थ्रू ये बना था। एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू इसको बनाया गया, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा कि 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, तब इसको बनाया गया। और ये आप सबको पता है कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंडेड नहीं रहते हैं 1908 के, बट दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को जरूर ये फॉलो करते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के इनको बनाया गया था। 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है इनको, जिसमें देखते हैं एक्ट जिनके केसेस को ये देखते हैं। याद रखेगा
कि एनजीटी डील्स विद द सिविल केसेस अंडर 7 लॉज, 7 लॉज हैं जिनके अंडर ये एनजीटी देखता है केसेस को, ठीक है ना। तो पहला है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, दूसरा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, तीसरा है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, चौथा है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, पांचवा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, छठवां है द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड सेवेंथ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 केसेस हैं जिनके अंदर के सिविल केसेस को ये देखता है। याद रखेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, ये केसेस को एनजीटी नहीं देखता है डायरेक्टली। तो आपको याद रखना है, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। आगे अगर मूव करें, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। आर्टिकल्स में आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में। पहला जो हम डिस्कस करेंगे है ज्यूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। दिल्ली को चलाने में ज्यूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट आता है, वो आता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हैं वर्सेस द एलजी, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, जो वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल्स रहते हैं, उनके बीच में जो इशू आ रहा है उसके बारे में आर्टिकल है। नाउ अब क्या चीज इसमें है देखते हैं। जो एनसीटी ऑफ दिल्ली थी, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है एनसीटी दिल्ली में, वो थ्रू द आर्टिकल 239 AA एंड 239 AB के थ्रू होता है। 239 AA एंड 239 AB। तो ऑथर ने आप ये किया है कि ये एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर बार बार जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसमें इंटरफेरेंस होता रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का या सेंटर का, तो ठीक है ना, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, 2018 में एक केस आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। इस इशू में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज देखी थी कि कितना ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, एंड उसमें कितना इंटरफेरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या सोल्यूशन निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चीजें उन्होंने बोली थी, हम एक एक करके देखेंगे वो सारी चीजें। बट आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज सेटल कर दी थी कि जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर बाउंडिंग रहती है except in the matters of land, public order and police. This is the first thing they cleared that कि land, public order and police को अगर छोड़ दिया जाए तो जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो बिल्कुल मतलब एप्लीकेबल रहती है टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। द कोर्ट हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्करेंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर and that he has no power to overrule the decision of the state government। एक चीज और कोर्ट ने क्लियर की थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास पावर ये नहीं कि वो ओवररूल कर सकता है डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या वो बार बार उससे आपको कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसा चीफ मिनिस्टर या जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगी वैसा डिसीजन वो ले सकते हैं इन द स्कोप ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट एंड इन द स्टेट लिस्ट। हाउएवर देयर इज अ कैच। अब यहां पे एक कैच आ गया था, क्या कि एक उसमें आर्टिकल 239 AA सेक्शन 4 प्रोविसो जो है वो क्या बोलता है, इट सेज दैट इन केस ऑफ डिफरेंस, अगर डिफरेंस होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइस में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहे तो वो मैटर प्रेसिडेंट के पास रिफर कर सकता है। ही कैन रिफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर गेटिंग हिज ओपिनियन। अब प्रेसिडेंट को रिफर करने का मतलब है कि होम मिनिस्ट्री को आपने रिफर कर दिया। लेकिन अब जो इशू है वो ये आ रहा है कि हाउ मेनी केसेस और विच केसेस कैन बी रिफर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि हर केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर यही बोल दे कि यार इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और कोई भी केस वो प्रेसिडेंट को रिफर करता जाए? तो अब देखो समझने वाली बात यही है, कोर्ट ने क्या बोला कि इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देन यू कैन रेफर द केस टू द प्रेसिडेंट। बट इससे तो ये होगा कि अगर हर कोई भी केस लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेगा तो बोल देगा कि यार देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देयरफॉर वी विल बी ट्रांसफरिंग दिस केस टू द प्रेसिडेंट, है ना। तो वो वाली बात है कि अगर कोई चीज ऐसी है तो बहुत ज्यादा वो इंटरफेयर कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहे तो भी। अभी ये केस क्यों आया, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रायट्स हुए थे दिल्ली में उसके लिए कुछ लिस्ट भेजी थी उनकी चेक करने वालों की। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने बोला कि भैया देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और उन्होंने वो केस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया और यहीं पे उन्होंने दिल्ली पुलिस की जो लिस्ट थी उसको अप्रूव कर दिया। दिल्ली पुलिस की लिस्ट को अप्रूव कर दिया
और उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की लिस्ट को छोड़ दिया। तो बेसिकली ये एक चीज है जो कि इशू है कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट। द स्टेट की नॉर्मल प्रोसीडिंग के बीच में इंटरफेयर एक तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज अ फॉल्ट लाइन विच एग्जिस्ट, ओके, ये फॉल्ट लाइन जो कि अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। देखो तो यही वाली बात है कि आपको ये क्लैरिटी तो नहीं कि क्या आप हर केस को कर सकते हो, कितने कर सकते हो। तो यहां में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक की जजमेंट दिया है, क्लियरली एक की जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हर केस को आप रिफर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिफर एवरी केस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और उन्होंने ये कहा है कि आप जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के केसेस हैं, जैसे नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस हैं, उनको रिफर नहीं करेंगे, केवल जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेड अ रूल टू रिफर एवरी केस टू द प्रेसिडेंट। आप हर केस जाके नहीं रिफर कर दोगे। मैं यहां पे थोड़ा रीड करता हूं इसको, देखिएगा। A close reading of the Supreme Court judgment in the NCT Delhi case would reveal that he cannot, मतलब कि जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हर केस को नहीं रिफर कर सकता है। जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। देखो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, द वर्ड्स एनी मैटर employed in the proviso article 239 AA4 cannot be inferred to mean every matter। any matter का मतलब every matter नहीं है। मतलब देखो आर्टिकल 239 AA मैंने आपको बताया था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रिफर एनी मैटर वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन इस एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं है। इट डज नॉट मीन दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रिफर एवरी मैटर टू द प्रेसिडेंट। हर मैटर उसको नहीं रिफर करना है, केवल ये एक्सेप्शनल केसेस में यूज करना है, ना कि इसको जनरल रूल बनाना है। दे शुड नॉट मेक इट अ जनरल रूल, रादर इट शुड बी यूज्ड एज एन एक्सेप्शन ओनली, ओके। The only occasion where the union government can overrule the decision of the state government is when the lieutenant governor refers a matter to the president, but under the provision of clause 4। तो जब क्लॉज 4 के तहत ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रेफर कर देता है तो यही एकमात्र ओकेजन है जब यूनियन गवर्नमेंट ओवररूल कर सकता है डिसीजन को, ठीक है ना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को टोटल ओवरराइड करते रहना बाय यूजिंग दिस पावर 239 AA सेक्शन 4 को यूज करके, दैट इज नॉट राइट, दैट इज इनकरेक्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी ये चीज कह दी है कि आपको हर मैटर रेफर नहीं करना है, ठीक है ना। Lieutenant governor should not emerge as an adversary having a hostile attitude towards the council of ministers of Delhi। तो एक hostile environment नहीं बना करके रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये नहीं सोचना है कि वो हॉस्टिलिटी के साथ रहे या वो उनके दुश्मन है या वो उनकी पावर को लिमिट कर रहा है। दे शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दे ही शुड रादर एक्ट एज एन फैसिलिटेटर एंड नॉट एज एन एडवर्सरी। एडवर्सरी की तरह नहीं बल्कि आपको एक फैसिलिटेटर की तरह रहना है उनके साथ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए। दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। क्या चीज से बोली जा रही है, क्या इशू है। काफी अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या आर्टिकल 239 AA4 है, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। आर्टिकल 239 AA का सेक्शन जो 4 है, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैटर रेफर कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द प्रेसिडेंट। अब मैटर ये है कि क्या वो कोई भी मैटर कर सकता है कि सेलेक्टेड मैटर। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि एनी मैटर शुड नॉट बी इन्फर्ड एज एवरी मैटर, है ना। तो हर मैटर नहीं आपको भेजना है, ये एक जनरल एक्सेप्शन आपको यूज करना है, नॉट एज अ जनरल रूल। जुडिशियल रेमेडीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर नेट रिस्ट्रिक्शंस। अब यहां पे आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में नेट रिस्ट्रिक्शंस है। 4G लगभग 1 साल हो गया जब से नहीं चल रहा है। अभी कल परसों की न्यूज थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री किया है टू रिस्टोर द इंटरनेट इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन ट्रायल बेसिस। 4G इंटरनेट को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल बेसिस की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो लिखने वाले भी कई बार ऐसे लिख देते हैं, दे हैव एग्रीड टू रिस्टोर इंटरनेट इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन ट्रायल बेसिस। इंटरनेट ऑलरेडी था, they are restoring the 4G इंटरनेट ऑन ट्रायल बेसिस। तो लिखने में लैंग्वेज का बहुत असर पड़ता है। अब इन्होंने इस तरीके से लिख दिया कि इंटरनेट कहीं नहीं है और 2 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट लाया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं, 2G इंटरनेट ऑलरेडी है, 4G इंटरनेट 2 डिस्ट्रिक्ट में लाया जा रहा है। तो ये लिखने वालों की भी कई बार वो होती है, टेक्निक होती है कि वो इस तरह से लिखते हैं कि आपको गलत तरीके से वो चीज परसीव करते हो। While this is a welcome step, the fundamental rights of the people of Jammu Kashmir will truly only have some meaning if the Supreme Court maintains
this stern approach and assesses the proportionality of the state's restriction। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये तभी ट्रू सेंस में जो फ्रीडम ऑफ पीपल रिस्टोर हो पाएगी सुप्रीम जम्मू कश्मीर में, जब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि प्रोपोर्शनैलिटी कितनी है। मतलब कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा है कि मतलब जो पनिशमेंट है दैट शुड बी इन प्रोपोर्शनैलिटी टू द क्राइम, जितना इशू हो उसके हिसाब से ही प्रोपोर्शनल आपको पनिशमेंट देनी है। तो जो इंटरनेट सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट की जा रही हैं वो भी आप देखो कि कितनी प्रोपोर्शनैलिटी में, किस एरिया में कितने तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है तो फिर आप फालतू में इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल के कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हर बार इंटरनेट सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज कि ये प्रोपोर्शनैलिटी सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट करनी चाहिए एंड तुरंत से तुरंत ये इंटरनेट सर्विसेज वहां पे दोबारा चालू करनी चाहिए। द स्पेशल रैपचुआ ऑन द freedom of opinion and expression of the United Nations and representatives of other regional organizations, they have said that इंटरनेट शटिंग डाउन इज नॉट जस्टिफाइबल। जो इंटरनेट का शटिंग डाउन है दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। ये ऑलरेडी जो स्पेशल रैपचुआ ऑन द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस उन्होंने कह दिया है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं इन द आंसर राइटिंग एज वेल। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करें, GS2 का ये टॉपिक है, जब आएगा तो आप उसमें ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्रिटिसिज्म देना है या इस स्टेप का मूव का क्रिटिसिज्म करना है तो आप ये सारे दे सकते हैं कि ये जस्टिफाइबल नहीं था एज पर द UN एंड ऑल। ये सारे इंटरनेशनल ओपिनियंस भी मैटर करते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है ना। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि जो 2G इंटरनेट आया है उसने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है और 4G के रिमूवल ने भी कोई बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज ये सारी चीजें नहीं रोक दी हैं। जैसी कंडीशन थी वैसी कंडीशन है। तो ऑथर का ये कहना है कि इफ देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज बिकॉज ऑफ शटिंग ऑफ द इंटरनेट देन व्हाई आर यू शटिंग द इंटरनेट। सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुत ज्यादा मैसिव चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर शटिंग ऑफ द इंटरनेट देन योर इंटरनेट शुड नॉट बी शट डाउन ही नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है ना। बहुत सारी समस्याएं जरूर आ रही हैं, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, पूरे इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे हैं लोग, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है ना। देन आप अगर देखो तो टेली कंसल्टेंट्स चल रहे हैं, टेली मेडिसिन का दौर चल रहा है जहां पे डॉक्टर्स वीडियो कॉल पे आ गए हैं, फैमिली से आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, अगर आप बाहर हो कहीं लॉकडाउन में फंसे हो, ऐसे टाइम में अगर 4G इंटरनेट नहीं रहेगा सो दैट विल बी अ बिग लॉस टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये वाकई में बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि कोविड-19 के टाइम में अगर आप देखो तो इंटरनेट की जरूरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, और ऐसे टाइम में आपके पास 4G इंटरनेट नहीं है, सिर्फ 2G है, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। दूसरी चीज की इंडस्ट्रीज जैसे वहां पे है जम्मू कश्मीर की, जैसे टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है, एग्रीकल्चर है, दे हैव आल्सो फेस्ड डिवास्टेटिंग लॉसेस, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज एस्टिमेटेड लॉस टू बी अबाउट 40,000 करोड़, लगभग 40,000 करोड़ का लॉस जम्मू कश्मीर के रीजन को हुआ है। एंड इंटरनेट के बंद होने से ये चीजें और ज्यादा एक्सरबेट हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। Despite having heard two challenges to the restrictions since August 2019, the Supreme Court has remarkably not ruled on their validity. सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बहुत अच्छे से रूलिंग दी नहीं है, डिस्पाइट 2 बार ये केस ऑलरेडी आ चुका है। फेमस केस है 2020 का अनुराधा भसीन वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस है, वहां पे इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है लिमिटेड रिलीफ। दे हैव ग्रांटेड लिमिटेड रिलीफ बाय डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू पब्लिश रीजन्ड ऑर्डर्स एंड रिव्यू द रिस्ट्रिक्शंस एवरी 7 डेज। अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप रीजन्ड आर्ग्यूमेंट दीजिए, मतलब आप रीजन बताइए कि क्यों आपने इंटरनेट सर्विसेज बंद की है, एंड देन तभी आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस माना जाएगा। और हर 7 दिन में आपको रिव्यू करना है उन रिस्ट्रिक्शंस का। यू हैव टू रिव्यू द रिस्ट्रिक्शंस एवरी 7 डेज, एवरी 7 डेज यू हैव टू रिव्यू द रिस्ट्रिक्शंस। A pandemic and a lockdown later, the court faced criticism for its order in Foundation for Media Professionals, where it set up an executive committee to review the 2G speed restrictions that had been imposed by the executive in the first place. तो अभी एक पैंडेमिक बाद एक लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया 6 महीने का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर से अभी क्या हुआ, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स के केस में उसने एग्जीक्यूटिव कमेटी सेटअप किया टू रिव्यू द 2G स्पीड रिस्ट्रिक्शन। अब उसने एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात की, तो अभी भी आपने वहां पे इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट नहीं करवाई है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड, दीज आर नॉट गुड। एंड यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ आर्ग्यूमेंट देता है कि क्यों वो नहीं कर पा रहा है। पहला वो बोल रहा है
कि सच डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, रादर दे आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर्स। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहां पे सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन देखा जाता है, बट ऑलरेडी जस्टिस विवियन बोस 1956 में कह चुके हैं कि अगर वो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर्स देखेंगे तो फिर जो फंडामेंटल राइट्स रहेंगे दे विल हैव नो मीनिंग। इन 1956 जस्टिस विवियन बोस हैज एम्फसाइज्ड जो फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वो तब काम नहीं करता है, या फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करते हैं जब हम सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन चेंज होते रहते हैं एंड उसकी कोई प्रॉपर लिमिटेशन नहीं है कि क्या है सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना। आगे अगर हम देखें दूसरा जो बेसिकली किया जाता है, ठीक है ना, देखो 4 स्टेप टेस्ट क्या है। अनुराधा भसीन केस में एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात हुई है। तो इसमें गवर्नमेंट को एक 4 स्टेप जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, 4 स्टेप जस्टिफिकेशन। इट हैज टू शो दैट द रिस्ट्रिक्शंस आर इन परसुएंस ऑफ अ लेजिटिमेट एम। ओके, पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा दैट द रिस्ट्रिक्शंस आर इन परसुएंस ऑफ अ लेजिटिमेट एम। अनुराधा भसीन केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है उसकी 4 स्टेप है। पहला, a 4 step justification देना पड़ेगा in which you have to show that the restrictions are in pursuance of a legitimate aim। इस केस में अगर जम्मू कश्मीर का केस देखें तो जो लेजिटिमेट एम है वो नेशनल सिक्योरिटी है। सेकंड, ये देखना है दैट दे आर suitable to achieving that aim। जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उस एम को पूरा करने के लिए सुटेबल है। तीसरा, दैट देयर एग्जिस्ट नो लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव दैट वुड लिमिट द राइट टू अ लेसर एक्सटेंट। कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है, तब जाकर के आप ये चीज कर सकते कि उससे कोई ऐसा कम कड़ा अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कम कड़ा अल्टरनेटिव है, कम हार्ड अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो आपको वही करना है। तो यही 4 स्टेप है। पहला आपको ये देखना है कि क्या लेजिटिमेट एम है। दूसरा है कि क्या जो आप स्टेप ले रहे हैं वो उस लेजिटिमेट एम को पूरा कर पाएगा। तीसरा, कि कोई उसका लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव नहीं है। एंड फाइनली दैट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर बेनिफिट। उनके बेनिफिट के प्रोपोर्शनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये 4 चीजें देखनी अनुराधा भसीन केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 केस मैंने 4 स्टेप टेस्ट आपको बताया, इसको याद रखिएगा। आंसर राइटिंग में यही मेंशन करना है आपको। In Media Foundation for Media Professionals, the government of Jammu Kashmir's own affidavit revealed that the terrorist incidents have continued despite these restrictions। इन restrictions के बावजूद जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो कंटिन्यू हो गई हैं और उनका कोई इंपैक्ट खास देखने को नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। ओके, इसकी चीज को आप याद रखिएगा कि अभी इसका कोई इंपैक्ट नहीं। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है वही फेल हो जाता है ना। आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है वो फेल हो जाता है क्योंकि आपको कोई प्रॉपर इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, आपने ये देखा कि लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे। ओके, लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव्स कैसे अवेलेबल थे, जैसे कि अगर आप चाहते तो ये बोल देते कि केवल रजिस्टर्ड सिम वाले ही यूज कर पाएंगे। आप ये बोल देते कि जो सिम्स पब्लिकली रजिस्टर्ड है वही उसमें 4G चलेगा, या पोस्ट पेड सिम्स, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म आप कर सकते थे जिनके थ्रू आप बेसिकली कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने पूरे के पूरे ब्लैंकेट बैन लगा दिया और सारी चीजें एक साथ रिस्ट्रिक्ट कर दी। सो ये सारी जो 4 स्टेप टेस्ट जो अनुराधा भसीन केस में प्रोपोर्शनैलिटी का था उसको ये फेल करता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 4G स्पीड जो है इंटरनेट की वो जल्दी जल्दी आनी चाहिए। What is criticism and what is contempt? अब ये जो आर्टिकल है गौतम एस रमन द्वारा लिखा गया है, ये इन्होंने अभी कंटेम्प्ट के हमने बहुत दिनों से बात की है। कंटेम्प्ट आप सबको पता है 2 तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आर्टिकल 129 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आर्टिकल 215 फॉर द हाई कोर्ट, ये इसका जुडिशियल प्रोसेस है। 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस 1971 के हैं जिसमें ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्रिटिसिज्म है क्या कंटेम्प्ट, अब देखो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या आप कोई भी जज मतलब आर्गुमेंट नहीं दे सकते हो, क्या आप जुडिशरी की बात नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो 1971 का है आपका एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसका सेक्शन 2C जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। ठीक है ना, मतलब आप कभी स्कैंडलाइज करते हो और इफ यू लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और प्रीजुडाइसेस और इंटरफेयर with the due course of any judicial proceeding or you obstruct the administration of justice। अगर आप इनमें से कोई चीज कर रहे हो, obstruction of justice, scandalizing the authority of the court,
प्रेजुडिसेस और इंटरफेयर विद द नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि क्या आप क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते जुडिशरी का? ऐसा नहीं है, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो। देयर आर लिमिटेशन। अगर आपने बोनाफाइड यानी कि गुड इंटेंट में, बोनाफाइड या गुड इंटेंट में कोई बात कही है, या फिर आपने इनोसेंट पब्लिकेशन किया है जजमेंट का, या आपने ट्रू इवेंट्स को जस्टिफाई किया है, तो आप क्रिटिसिज्म उस एक्सटेंट तक कर सकते हो। यही चीज मैंने ऊपर आपको बताई थी कि ये चीजें चेक की जा रही है। अब देखो, आपके पास ये कंटेम्प्ट तो है, लेकिन वहीं पे आपका फ्रीडम ऑफ राइट भी तो है, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ राइट भी तो है, 19(1)A आपको बोलता है। अब फ्रीडम ऑफ राइट है तो उसका लिमिटेशन भी है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिमिटेशन है? यस, लिमिटेशन है। याद रखेगा, ये जरूर याद रखेगा कि लिमिटेशन है क्या आर्टिकल 19 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सीके दफ्तरे वर्सेस ओपी गुप्ता 1971 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि आपके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है ना? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल कि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज नहीं बोल सकते, या आप बोनाफाइडी वो स्टेटमेंट्स में नहीं पास कर सकते हो। आप बोनाफाइडी स्टेटमेंट्स या गुड इंटेंट में अगर कोई स्टेटमेंट है तो आप जरूर पास कर सकते हो। ठीक है ना? कोर्ट को ये डिटरमाइन करना होगा कि क्या वो बोनाफाइडी था या डिफेमेटरी था, ये कंटेम्प्टुअस था। तीनों डिफरेंट है। बोनाफाइडी है तो कोई केस नहीं बनता है, डिफेमेटरी है तो आप डिफेमेशन का केस लगाओ। ऑथर इज सेइंग दैट अगर कोई चीज किसी पर्सनल इंडिविजुअल जज के अगेंस्ट बोली जा रही है तो आप डिफेमेशन का केस लगाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत बोलो। अगर किसी एक पर्टिकुलर जज के ऊपर ये कोई केस आता है या कोई चीज स्टेटमेंट देता है तो आप डिफेमेशन में लगा सकते हो, लेकिन आप उसको कंटेम्प्ट में नहीं लगा सकते हो। ठीक है ना? तो रिमेंबर दैट इट कैन नॉट बी कंटेम्प्ट, इट कैन बी डिफेमेशन बट नॉट कंटेम्प्ट। तो तीनों चीज डिफरेंट है। बोनाफाइडी इज डिफरेंट, डिफेमेशन इज डिफरेंट, कंटेम्प्ट इज डिफरेंट, है ना? तो ऑथर ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने से अच्छा था कि आप उसमें डिफेमेशन लगा देते, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये तीनों चीजों का डिफरेंस है, ये आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोनाफाइडी स्टेटमेंट्स, कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट्स एंड जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स है। ठीक है ना? आगे मूव करते हैं। इंडिया नेपाल डिप्लोमेट्स डिस्कस बायलैटरल प्रोजेक्ट। इंडिया नेपाल ने बायलैटरल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया है। तो काला पानी इशू आप सबको पता है, कई बार हमने डिस्कस किया। काला पानी डिस्प्यूट इंडिया नेपाल के बीच में है। देन आपको पता होना चाहिए कि अभी अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा है कौन से कंट्रीज के बीच में अरुण, तो ये भी आपका इंडिया नेपाल के बीच का ही है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी आपका इंडिया नेपाल का है। देन नेपाल पुलिस एकेडमी एंड रामायणा प्रोजेक्ट, ये भी दो प्रोजेक्ट है जिनके बारे में डिस्कस किया गया। तो नेपाल पुलिस एकेडमी का कंस्ट्रक्शन करने की बात, रामायणा प्रोजेक्ट, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो पंचेश्वर प्रोजेक्ट की बात याद रखेगा। ठीक है ना? एक ब्रिज का निर्माण करना है जो कि महाकाली रिवर में। अब महाकाली जो रिवर है वो आपका नेपाल में नाम महाकाली कहते हैं उसको। ठीक है ना? शारदा रिवर, महाकाली रिवर एक ही नाम है, और ये नेपाल में इसका नाम महाकाली पड़ता है। ठीक है ना? उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाले रीजन में ये वैसे इंडिया की तरफ बहती है। ठीक है ना? आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। राकेश अस्थाना अपॉइंटेड बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। तो बीएसएफ के डीजी जो है वो राकेश अस्थाना को बनाया गया है, एंड ही इज आल्सो द हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी डीजी है ये समय, और अभी इनका बीएसएफ का डीजी बना दिया गया है। इसके पहले ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि ये स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई थे पहले, लेकिन जब उसके इनके खिलाफ टसल चल गई थी आलोक वर्मा की, जिन्होंने एक ब्राइवरी का केस लगाया था राकेश अस्थाना पे, देन बाद में राकेश अस्थाना को एक क्लीन चिट दी गई, उसके बाद इनको बना दिया गया है। अगली जो टॉपिक न्यूज में वो है ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में याद रखेगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आपका 1956 में बना था, तब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। ओके, इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से 1956 में बनी थी। दो एक्ट्स को ये देखता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 जिसको फेमा एक्ट 1999 बोलते हैं, दूसरा है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसके थ्रू इसको पावर भी है कि वो पीएमएलए कोर्ट सेटअप कर सकते हैं, जिसको स्पेशल कोर्ट्स बोलते हैं, पीएमएलए कोर्ट कही जाती है। 1956 में ये बना था, तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत बना था। फिर 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम दे दिया गया, और इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। ठीक है ना?
री इमेजिनिंग एंड री इन्वेंटिंग द इंडियन इकोनॉमी। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप इंडियन इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हो, तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। अब ये स्ट्रेटेजीज 4 मेजर इकोनॉमिक सिलेंडर्स के लिए दी गई है। पहला इकोनॉमिक सिलेंडर है बिग बिजनेस हाउसेज विच आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। कुछ स्टेप्स आपको बिग बिजनेस हाउसेज के लिए लेना चाहिए। दूसरा, कुछ स्टेप्स आपको एमएसएमईज के लिए लेना चाहिए विच आर द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री बाय जनरेटिंग वेल्थ फॉर द मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लास को वेल्थ देती है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, ये आपको याद रखना है। थर्ड है आवर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थर्ड है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। एंड देन फोर्थ है इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग इन अब्रॉड और एनआरआईज जो है, ठीक है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली यहां पे इनके लिए बहुत सारे स्टेप्स ऑथर ने यहां पे दिए हैं। तो ये आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जीएस 3 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू बेटर द इकोनॉमी, या इकोनॉमी के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप इन 4 सेक्टर्स के अंतर्गत आंसर्स लिखिएगा कि बिग बिजनेसेस, एमएसएमई, एनआरआईज जो रह रहे हैं, या स्टार्टअप्स, इन सब के लिए आप 4 आपको लिखना है, ठीक है ना। पहला स्टेप आप लिखिए बिग बिजनेस हाउसेस शुड बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट टू रीओपन देयर ऑपरेशन बाय वे ऑफ टैक्स इंसेंटिव। आप बिग बिजनेसेस को टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए। एमएसएमई सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करिए। आप जॉब क्रिएशन में एमएसएमई इतना ज्यादा मदद करता है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करिए, पैसे प्रोवाइड करिए। देन आरबीआई को ये देखना चाहिए कि एक वन विंडो सिस्टम बनाना चाहिए फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस लोन। जो लोन्स है, लॉकडाउन के कारण वो लोन नहीं चुका पा रहे, तो उनको आप रीस्ट्रक्चर करिए ना। अगर किसी ने 5 साल तक के लिए लोन लिया था, उसको 7 साल 10 साल का टेन्योर दीजिए। ये सब आप चीजें करिए। थर्ड है सेंटर को प्रिपेयर करना चाहिए एक 5 ईयर प्लान। आपको पता है कि आपने प्लान बंद कर दिए हैं, लेकिन आप 5 ईयर प्लान बनाओ ऑन गेटिंग एटलीस्ट 60% ऑफ दोज कंपनीज डिजायरिंग टू मूव मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना टू इंडिया। तो जो कंपनी चाइना से बाहर इंडिया की तरफ मूव करना चाहती है, उनको 5 साल का एक प्लान बना करके तो दो। देन चौथा है इंडिया को आप ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाओ। पांचवा है स्टेट्स should think of establishing self-contained industrial cities। self-contained industrial cities आपको आपके स्टेट्स के अंदर बनाना चाहिए, ठीक है ना। आपकी सिटी में प्रॉपर एक कमर्शियल टाउन होना चाहिए, आपके स्टेट में प्रॉपर एक एजुकेशन हब होना चाहिए, प्रॉपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हब होना चाहिए, प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको कुछ सेक्टर्स एनालाइज करने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, मेडिकल हो गया, ऑटोमेटिव माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हैवी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स। ये सारे सेक्टर्स को आपको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, जापान है, यूएसए है, साउथ कोरिया है। आप वहां से एग्जांपल्स लीजिए और उनको रेप्लिकेट करिए इंडिया में। सनराइज सेक्टर जो अभी राइज कर रहे हैं, स्टार्टअप सेक्टर को आप मदद करिए। आप उनको टैक्स इंटेंसिव दे सकते हो, स्टार्टअप्स की मदद कर सकते हो और ज्यादा जॉब्स निकालने में। उनको जो ऑफिशियल्स हैं उनके चक्र से बाहर निकाल सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। सॉरी, महाराष्ट्र ने प्लग एंड प्ले मॉडल डेवलप किया है। प्लग एंड प्ले मॉडल डेवलप किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरे स्टेट्स को भी प्लग एंड प्ले मॉडल के तर्ज पे ही कुछ इस तरह का डेवलपमेंट करना चाहिए और अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। रिफॉर्म्स आपको लेबर लॉज में करने चाहिए। लेबर लॉज का मतलब रिफॉर्म में ये नहीं कि आप हायर एंड फायर करवाओ, आप लेबर्स के बारे में सोचो, आप उनको भी इंश्योरेंस दो, आप उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, हेल्थ इंश्योरेंस दो, एजुकेशन के लिए उनकी व्यवस्था करवाओ। एनआरआईज को मदद करो कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करो। जो चाइना से मूव करके इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए मदद करो। टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करो, ठीक है ना। जैसे सिंगापुर में एक ऑफशोर इन्वेस्टमेंट सेंटर बना है, वैसा आप मुंबई में एक ऑफशोर इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाओ। तो ये 13 स्टेप्स हैं बेसिकली जो मैंने आपको बताए हैं, इनको लिख लीजिए और यही आप यूज करिएगा। 4G सिम कार्ड डिस्कनेक्ट आशा। अब आशा जो वर्कर्स हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, चाहे वो कोविड-19 का टाइम हो, चाहे वो आपका जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। अभी कुछ स्टेट जैसे कि हरियाणा में ये बोला गया कि इनको जियो सिम इशू कर दी गई, 4G जियो सिम इशू कर दी गई और उनको कहा गया कि आप मिटिगेट करिए टू द न्यू स्मार्टफोन। लेकिन जो वर्कर्स हैं, इनकी इतनी पुअर सैलरी है, इनको इतने कम पैसे दिए जाते हैं कि ये स्मार्टफोन जो 4G सपोर्ट करे उसमें शिफ्ट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज आशा एक्टिविस्ट हैव
मतलब इसके अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेस की है और कहा है कि भैया जब आप सैलरी देते नहीं हो, जब आप हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो पैसे, तो हमको किस हिसाब से आप बोलते हो कि हम 4G मोबाइल और ये सारी चीजों का यूज करें। तो ये आपको याद रखना है। लुकाशेंको ऑफर्स टू होल्ड रेफरेंडम। अब जो बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, द लीडर ऑफ बेलारूस, ही हैज सेड दैट रेफरेंडम होना चाहिए बेलारूस में, ठीक है ना। बहुत सारे मास प्रोटेस्ट और स्ट्राइक चल रही हैं जो बेलारूस में, उनके लिए इन्होंने बुलाया। अब बेसिकली ये जो आपको रेफरेंडम है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड है, वो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पीपल से, लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे 4 मेथड्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। पहला होता है रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा रिकॉल, चौथा प्लेबिसाइट। तो रेफरेंडम याद रखिएगा, रेफरेंडम इज द फर्स्ट वन जिसमें देयर इज अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रिफर्ड टू द इलैबोरेट एक्सेप्टेंस थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। पब्लिक के सामने डायरेक्ट वोटिंग के लिए कोई चीज रख दी जाती है और वहां पे फिर लिया जाता है। सेकंड इज इनिशिएटिव, मेथड ऑफ मींस ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल। लोग उसमें बिल प्रपोज करते हैं, ठीक है ना, लोग खुद बिल प्रपोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, लोग बिल प्रपोज करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका recall. It is a way for voters to remove a representative or the officer before the expiry of his or her term when he fails to discharge his duties properly. Then चौथा है आपका plebiscite. Plebiscite is a method of obtaining the opinion of people. It is a method of obtaining the ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यू के मैटर में जब आप ओपिनियन लेते हो तो फिर वो प्लेबिसाइट कहलाता है। तो ये 4 मेथड्स है जिनके थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जाती है। तो ये यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। सो यहां तो नहीं है। अब ये देखना है कि क्या रोहित शर्मा को अवार्ड मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न मिलता है, नहीं मिलता। राजीव गांधी खेल रत्न जो है अवार्ड बेसिकली वो एस्टैब्लिश हुआ था आई थिंक 1992 में हुआ था। और क्रिकेटर्स में भी ये 3 लोगों को दिया जा चुका है, सचिन तेंदुलकर को, MS धोनी को और विराट कोहली को दिया जा चुका है। इट वाज एस्टैब्लिश, राजीव गांधी खेल रत्न 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, धोनी को 2007 में और सचिन तेंदुलकर को 1998 में, कोहली को 2018 में दिया गया था। 92 में खेल रत्न अवार्ड ये एस्टैब्लिश किया गया था। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लास्ट न्यूज जो है कि पंडित जसराज जो है, जो कि पहले ध्रुपद के थे, बाद में इन्होंने ख्याल की तरफ शिफ्ट कर गए थे। मेवाती घराना से ये एक्सपोनेंट है, मेवाती घराना के थे। पंडित जसराज की मतलब कि उनकी अंतिम सांस उन्होंने ले ली है। ही हैज ब्रेथड हिज लास्ट एंड ही वाज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ द इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पहले ये ध्रुपद में थे, देन ही मूव्ड टू ख्याल। वहां पे इनकी हरकत और जो मुरखीज होती हैं वो काफी ज्यादा फेमस थी एंड इनकी अभी फाइनल सांसें इन्होंने अपनी ली। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड वी विल बी बैक अगेन विद अनदर न्यूज एनालिसिस पार्ट टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।